कादी साहब, मैं तो आपको पता है इस्लामाबाद में मुसाफिर हूँ, तो इधर के मुकीम अरशद शरीफ साहब हैं। ये जो फंड रोका जा रहा नहीं रोका जा रहा, इसके पसे पर्दा कुछ नई हिकमत अमली बनाई जा रही है, आईनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत की जा रही है। तो मेरा ख्याल है हम अरशद साहब से पूछते हैं कि पसे पर्दा क्या हो रहा है। जी अरशद साहब। देखिए भट्ट साहब, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है, इस हवाले से कानून साजी तो होगी है, लेकिन इसके लिए फ़ंड्स भी काफ़ी सारे चाहिए। और जो IMF की कंडीशनैलिटीज़ आई हैं, वो अगर आप चेक करें तो क्या इतना सारा, जब आप डेवलपमेंट बजट भी 200 बिलियन का काट रहे हैं कि जनाब अच्छा ये हमने एडजस्ट करनी है, 600 अरब के तकरीबन नए टैक्सेस आपने लगाने, तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ आप क्या EVM के लिए लगा सकते हैं। तो हम बात तो बहुत करते हैं कि जी एब्सोल्युटली नॉट, हमने कह दिया, दुनिया को कह दिया। जब आपकी माशी सॉवरेंटी की बात आती है, और इस पर काजी सईद साहब काफ़ी दफ़ा इजहार भी करते हैं कि जहाँ पे आपका बजट भी IMF के कहने पे बनता हो, जहाँ पे आपके माशी फ़ैसले जो हैं वो IMF के कहने पे बनते हों, तो जो आपकी कौमी खुद मुख्तारी है माशी हवाले से, वो कहाँ पे खड़ी है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी क्या इंटरनेशनली इतनी फंडिंग आपके पास अवेलेबल होगी कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की तरफ जा सकें। इसके पीछे जो हुकूमती मौक़िफ़ आ रहा है वो बड़ा वाज़ेह कि जी हम तो ये करवाना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा जो है वो सारा डाला जाएगा कि जी जो पाकिस्तान का एक निज़ाम है जो कि रिफॉर्म नहीं चाहता, वो ये करना नहीं चाह रहे, हम तो करना चाह रहे थे। लेकिन बात यह है कि वो क्या मुहावरा है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो बजट एलोकेशन और साथ जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है, उसकी मेरे ख्याल स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट भी आगे कर दी है। 2013-14 से गालिबन ये केस चला आ रहा है। तो दोनों तरफ से जो एक प्रेशर है वो बिल्डअप भी किया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा आज़म सवाती और फवाद चौधरी को नोटिस भी जारी किए गए थे, फिर माफ़ीनामा भी हुआ। और इलेक्शन कमीशन के जो रीसेंट इकदाम हैं, जो इंटरनल मीटिंग्स हैं, वो हुकूमत के पास भी कुछ इतलात थी। तो वो एक मैसेजिंग दोनों साइड से इस हवाले से जारी है। भट्टी साहब, आपकी एक राय रही है और इस हवाले से मलिक साहब आप करें। मैं मलिक साहब की तरफ आता हूँ, लेकिन मैं आपसे, आप चूँकि इस जो इलेक्शन कमीशन है और इसकी अपॉइंटमेंट्स के हवाले से आप अंदर की स्टोरियां देते रहे हैं, तो अब क्या हुकूमत, एग्जीक्यूटिव ब्रांच और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आते नजर आ रहे हैं आपको जो जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं? भट्टी साहब देखें, अरशद शरीफ साहब की राय फाइनल होती है, लेकिन मेरी अपनी राय है। इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका है, लंदन में उनके राब्ते हैं। इससे पहले मैं आपको कह रहा हूं, अपोजिशन रोक पाए या ना रोक पाए, इलेक्शन कमीशन 2023 में हो या पहले हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। ये बात उन्होंने साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, 3 दफ़ा के वजीर आजम और आखिरी दफ़ा इश्तिहारी और मफरूर मुल्ज़म शहबाज शरीफ को यकीन दहानी करा दी है। मुझे नहीं पता सईद मेहंदी साहब कौन है, मलिक साहब जानते होंगे। मुझे तो वहाँ से खबर आई है कि इमरान खान साहब जितनी मर्जी ताकत लगा लें, फंड भी दे दें, टेक्निकली तौर पे वो कहेंगे हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते, ये पॉसिबल नहीं है, फिर जनरेटर चाहिए होंगे, फिर UPS चाहिए होंगी। इस किस्म की ऐसी जुज़ियात लाई जाएंगी जिसके लिए इमरान खान की जो ख्वाहिश है कि इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म्स हो, वो मेरा ख्याल है EVM पे इलेक्शन पॉसिबल बज़ाहिर नहीं लग रहा जी। EVM की बात थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, और ताहिर मलिक साहब की और काजी साहब आप दोनों की इनपुट चाहूंगा। आरिफ भट्टी साहब ने बड़े आराम से मुद्दा जो है ना उठा के इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया। आप दोनों मुझे बताएं कि जो इलेक्शन कमीशन में जब तैनातियां हुई, तो वो क्या लंदन से तैनातियां हुई थी या इस हुकूमत ने वो तैनातियां की हैं, जिसके बाद अब सारा रौला डाला जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन वहाँ मिला हुआ है। नहीं, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस राय में जो आपने काजी सईद साहब इंस्टीट्यूशनल फेलियर का आपने जिक्र किया कि इदारों में बैठे अफराद जो हैं वो अपने आप को ज़ाती नौकर समझते हैं चंद ख़ानदानों का, और इतनी पावरफुल पोजीशन पे बैठ के वो समझते हैं कि नहीं जनाब, ये जो शहबाज शरीफ को सुरंगें खोदने की आदत है, पुराने अदवार से, जनरल मुशर्रफ के दौर से शुरू हुआ वो सिलसिला, जनरल राइल के दौर में भी चलता रहा, खुफिया मुलाकातों का सिलसिला, कि शहबाज शरीफ जैसा तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव कोई है ही नहीं। और दोनों भाई ये मिलके गेम खेलते हैं, गुड को आप बैड को आपका, वहाँ से प्रेशर बिल्ड करते हैं, और उसके बाद सारी जो चीज़ फोकस होती है कि जनाब हमें बाइज्जत बरी किया जाए, हम अगर आएंगे तो मुल्क चल सकता है, हम नहीं होंगे तो ये मुल्क नहीं चल सकता। और आपने बहुत अच्छी बात की कि ये सिर्फ एक दरख्त को पानी नहीं देते, जंगल के तमाम दरख्तों को ये पानी दे के वहाँ पे लगाते हैं, और इन्हीं के लिए काम करता है ये सारा निज़ाम। तो इस निज़ाम का फिर सलूशन क्या है? क्या सलूशन फिर ये है कि जो आपने पार्लियामेंट का भी जिक्र किया कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके पास तरीका है,
उसी के जरिए फिर मुल्क को चलाया जाए, जहां पे आपके सर्विस चीज भी बैठे, या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में की तरफ जाया जाए, क्या किया जाए, ये वाली चीज़ें अब सोचने की हैं कि गवर्नेंस के मामलात हैं सारे, और अगर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें क्या चीफ जस्टिस को भी हिस्सा बनाया जा सकता है। ये वो अब अहम सवालात हैं कि अगर आपको इंस्टीट्यूशनल फेलियर नजर आ रहा है, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस बढ़ता जा रहा है, आपकी नेशनल सॉवरेनिटी जो है वो IMF के कहे बगैर आप बजट नहीं बना सकते, उनके कहने पर आपने तमाम अपने फैसले करने। ऑडिट रिपोर्ट जो कोविड के हवाले से थी, हुकूमत ने पहले छुपाई हुई थी, IMF ने कहा नहीं जनाब ये पब्लिक होनी चाहिए, और इतनी हमने एब्सोल्युटली नोट की आदत डाल ली अपने आप को कि फिर हमें वो पब्लिक करनी पड़ी। किस लिए कि $1 बिलियन हमें IMF से वो चाहिए, वो क्लियरेंस चाहिए। तो इन तमाम मसाइल का हल क्या निकलेगा जब आपका इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, इकोनॉमिक क्राइसिस, आपका फीस पाशा और दीगर इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जनाब बजट में डिफेंस बजट के आपके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, लोन आप ले रहे हैं, 80% आपका डेट रीपेमेंट में जा रहा है, तो रियासत का काम कैसे चलेगा? डेवलपमेंट बजट आप काटते जा रहे हैं, और जो इकोनॉमिक सूरत हाल है उसके कुछ तो सोल्यूशन निकालनी है, या इसी गले सड़े बोसीदा निज़ाम के साथ हमने चलना है कि नहीं ना यहाँ पे ये खुफिया मुलाकातें होंगी, ये नया ग्रुप बन गया, ये जहांगीर तरीन की यूसुफ रजा से मुलाकात हो गई, बकौल आरिफ भट्टी साहब चौधरी सरवर अपनी गेम करने लगे हुए, KPK में अलग लोग गेमें कर रहे हैं, तो ये इसी तरह गेमें चलती रहेंगी और पाकिस्तान के जो अवाम है वो सफ़र करते रहेंगे। कुछ तो सोल्यूशन निकालना होगा इसका। अब सवाल ये है कि अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो बैठी हुई है, सबसे पावरफुल पाकिस्तान के आइन में वो है, एस्टैब्लिशमेंट एक्सेसिस करती है, उसको चेक करना उनका काम है, वजारत दफा है, सेक्रेटरी दफा है। अब बात यह है कि ये सारे लाइन बना के खड़े होते हैं, जिस दिन भीख नहीं आती कासे में उस दिन रौला डाल देते हैं, हमें कहते हैं बाहर आ जाओ। ये कैसे ठीक होगा? पार्लियामान की ताकत कैसे बहाल होगी? क्या ये लोग जो कारोबार करते हैं उन्हें इजाजत होनी चाहिए कि वो अंदर बैठ के असेंबली में हमारी जिंदगियों का भी फैसला करें? अरशद शरीफ साहब। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ताहिर मलिक साहब भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जो आपके वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप हैं, आप तारीख उठा के देख लें कि पाकिस्तान में जिसको कि अशराफिया कहते हैं, वो बैठ के सिर्फ इन ईवानों का, एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं कि उनके मुफादात को बचाया जाए। आप मुझे बता दें, IPP कमीशन रिपोर्ट आई, उसमें बाकायदा रिकमेंडेशन थी कि एक्सेस पेमेंट्स हुई हैं। आम आदमी जो बिजली का बिल दे रहा है उसकी जेब से आप पैसा निकाल के दे किसको रहे हैं? आप उसको पैसा दे रहे हैं IPPs का, जो पिछली चंद दिहाइयों से उसी पावर कॉरिडोर्स में बैठे हैं, फ्रंट सीट्स पे हर जगह जाके वो लोग बैठे होते हैं, उनसे रिकवरी नहीं की अभी, बल्कि पिछले दिनों ही चंद 100 बिलियन की दोबारा पेमेंट्स अप्रूव किया IPPs को। बिजली के जो बिल बढ़ रहे हैं वो मेरी आपकी जेब से निकाल के पैसा उन्हीं लोगों के पास जा रहा है जो कि इस डिसीजन मेकिंग की टेबल पे बैठ के फैसले करते हैं और हमें बताते हैं देखें जी हम क्या करें, हमारे तो हाथ बंधे हुए। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आया अभी पिछले दिनों भी, जब कीमत ऊपर बढ़ गई, और आज भी फरूख हबीब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि देखें जी 60 रुपए कम हुई। जो शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट थी उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आए। एक तो आरिफ हमीद भट्टी साहब के दोस्त हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे, बल्कि शायद भट्टी साहब नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं यार इसको रहने दो, इसके बेटे के साथ मेरे बेटे की नौकरी लगी हुई है, इसको कुछ नहीं कहना। धमकियां भी आई। वाली जफर की एक रिपोर्ट आनी थी, क्या हुआ उस रिपोर्ट का वो भी आपको नहीं पता लगा कि क्या हुआ। दीगर लोगों के भी नाम आए जिसमें से चंद आप देखने काबीना में भी बैठे हुए, और बड़ा अच्छा होता है जी जब ये फैसले हो रहे तो हम तो उठ के बैठ चले गए। ये सारे बैठे उन बिजनेस इंटरेस्ट ग्रुप्स का जिसको के कहते हैं कि जो इलीट कैप्चर है आपके मुल्क में, उनके मुफादात का दिफा कर रहे। आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी, निकाल किसकी जेब से रहे? आम आदमी की जेब से निकाल के उस अशराफिया को जो कि ताहिर मलिक साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में बैठी है या डिसीजन मेकिंग में एग्जीक्यूटिव में बैठी है, डिफरेंट इदारों में, वो सब एक दूसरे के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। जिस रूल ऑफ लॉ की आप बात कर रहे हैं, ताहिर मलिक साहब के रियासत ये करना चाहे बिल्कुल कर सकती है, आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन ये रियासत उस वक्त करेगी जब किसी के बच्चे को नौकरी नहीं चाहिए, किसी के बिजनेस इन्वेस्टमेंट के आप पार्टनर नहीं है, किसी की ज़मीनों के खरीदो फरोख्त में आपके रिश्तेदार इन्वॉल्व नहीं है, फिर आप जाके इस चीज़ को लेके चलेंगे। और ये पाकिस्तान में बाकायदा टॉप लेवल पे एक डिसीजन हुआ था कि जनाब जब तक इस मुल्क से करप्शन खत्म नहीं होगी ये मुल्क आगे नहीं चलेगा। जब शुरू होता है काम, आरिफ हमीद भट्टी साहब फोन करते हैं किसी को कि जनाब इसका केस नहीं करने वाले, यार ये बहुत अच्छा बंदा है, आइंदा के लिए जो पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग करनी है उसके लिए हमने इसको इस्तेमाल करना है, इसकी मुलाकात फलां से करवा दो, अच्छा यार नया ग्रुप बनाते। तो ये जो हुकूमतें बनाने गिराने का खेल आरिफ भट्टी साहब के दोस्त और ये खुद खेलते हैं बैठ के, जिसमें मुशावरत भी इनकी शामिल होती है, वो चलने नहीं दे रहे इस निज़ाम को।